बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बलूचिस्तान फ़ैसला कुन मुआशी मोड़ पर खड़ा है। इस वक्त सी पैक के फ़ेज़ 2 का आगाज़ हो रहा है। फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो गया, उस फ़ेज़ 1 में क्या था और फ़ेज़ 2 में क्या हो रहा है। सनती ज़ोन कितने बने हैं, कितने मज़ीद बनेंगे, वहाँ पे रोज़गार के मौके कितने पैदा होंगे, तजारत कितनी डेवलप होगी, और ये जो सारा कुछ है सी पैक, ये कब तक मुकम्मल तौर पर फंक्शनल हो जाएगा, इससे पाकिस्तान को क्या मिलेगा, बलूचिस्तान को मुआशी हिस्सा कितना मिलेगा, मादनियात का जो बलूचिस्तान के अंदर वसी तरीन ज़खायर मौजूद हैं, उन मादनियात को बरूए कार लाने में सी पैक का रोल क्या होगा, गवादर का रोल क्या होगा, ये सारी बातें हैं जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। गुज़श्ता दिनों गवादर में एक बड़ा सेमिनार भी हुआ। हुकूमत बलूचिस्तान ने वहाँ पे एक सेमिनार का इनकाद किया जिसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान और कोर कमांडर बलूचिस्तान ने भी शिरकत करना थी, लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से वो सफ़र ना कर सके। अलबत्ता वहाँ पे हसन इकबाल साहब गए और दीगर जो माहिरीन थे मुख्तलिफ़ शोबों के, वो भी वहाँ पे पहुँचे हुए थे। सोसाइटी के तमाम तबकात की नुमाइंदगी थी। वहाँ पे एग्ज़िबिशन भी हुई। ये सारे सेमिनार का मकसद क्या था, वहाँ पे क्या बातें हुई, ज़मीन पर हक़ाइक़ क्या हैं, आज के प्रोग्राम में इन तमाम बातों का जायज़ा लेंगे। और मादनी वसाइल जो पाकिस्तान के हैं उनको बरूए कार लाने के लिए हुकूमत बलूचिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान क्या कुछ कर रही है, ये आज के मौज़ूआत होंगे। और मेरे साथ गवादर से वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया है अफ़ान कुरैशी साहब ने। अफ़ान कुरैशी साहब आबाद के कन्वीनियर हैं, आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है, और ये गवादर चैप्टर को हेड करते हैं। अफ़ान कुरैशी साहब इस वक्त गवादर में मौजूद हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। और इसके साथ मुझे ज्वाइन किया है आमर अली साहब ने, सी पैक के कन्वीनियर हैं, तज्ज़िया कार भी हैं। आप इनके सी पैक के ऊपर पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर और सी पैक और गवादर के हवाले से ख़ास तौर पर और बलूचिस्तान के माइंस और मिनरल्स के हवाले से इनके तज्ज़िये आप सुनते रहते हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के डायरेक्टर भी हैं। दोनों मेहमानों को खुश आमदेद कहते हुए मैं गुफ्तगू का आगाज़ अफ़ान कुरैशी साहब से करता हूँ। अफ़ान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नीरज साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। गवादर में मौसम कैसा है? वैसे तो पूरे बलूचिस्तान में इस वक्त मजमूई तौर पर सड़कें ब्लॉक हैं बर्फ़बारी की वजह से, और शदीद सर्दी में लोग ठठर रहे हैं। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस रास्ते खोलने के लिए इकदाम कर रहे हैं। गवादर में कैसा मौसम है? गवादर और मकरान की खुशकिस्मती ये है कि यहाँ पे जो मौसम रहता है वो कराची के जैसे मुशाबहत रखता है, तो यहाँ इतनी को खास सर्दी नहीं है। मौसम बड़ा प्लेजेंट है और बड़ा क्लियर जो है वो स्काई है, और बहुत अच्छा समय इंजॉय करने वाला मौसम है गवादर। गवादर गर्म पानियों के किनारे पे वाक़ है, और गर्म पानी हमेशा से पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ रहे हैं। तो इस वक्त गर्म पानियों तक सेंट्रल एशियन स्टेट की रसाई के लिए सी पैक और ये गवादर की जो इम्पोर्टेंस है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप क्या देखते हैं कि गवादर में और क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रही है इस वक्त? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह गवादर जो है वो गर्म पानियों और बहरे हरमस पे वाक़ जो है वो एक आबी बंदरगाह जो है, और डीप सी पोर्ट मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग है। गवादर पोर्ट मुकम्मल हो चुकी है सर, ईस्ट वे एक्सप्रेस वे मुकम्मल हो चुका है। गवादर में जो आपका क्या कहते हैं 1.2 MTD का वाटर प्लांट है, डिसलिनेशन प्लांट है, वो मुकम्मल हो चुका है। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंतहाई खूबसूरत, वो मुकम्मल हो चुका है। गवादर में जो है वो पाक चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल है, वो मुकम्मल हो चुका है। और यानी मैं समझता हूँ कि जो बुनियादी ज़रूरियात हैं गवादर की, उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। यानी जो कि सी पैक फ़ेज़ 1 का भी हिस्सा था, उसमें काफ़ी हद तक तरक्याती काम मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब बस जो है वो ट्रेड का आगाज़ इंशाल्लाह होने जा रहा है करीब, तो आप देखेंगे कि मज़ीद आपको जगह पर नज़र आना। ये अफ़ान साहब, सी पैक का जो फ़ेज़ 1 था उसमें क्या क्या प्रोजेक्ट्स थे जो ख़ास तौर पर गवादर में लगने थे, और उनकी क्या सूरत हाल है? कितने उनमें से कंप्लीट हो चुके हैं, कितने बाकी हैं फ़ेज़ 1 वाले? सर फ़ेज़ 1 वाले जो गवादर के प्रोजेक्ट थे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था गवादर मास्टर प्लान, और वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो था वो था गवादर इंटरनेशनल गवादर सी पोर्ट, वो मुकम्मल हो चुका। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो मुकम्मल हो चुका।
पाक चाइना टेक्निकल वोकेशनल सेंटर था वो मुकम्मल हो चुका। ईस्ट पे एक्सप्रेसवे फेज 1 था वो मुकम्मल हो चुका। इसके अलावा जो है गवादर में जो 100 बेड्स का हॉस्पिटल था वो मुकम्मल हो चुका। अभी ये पिछले दिनों ये इतलात थी कि गवादर में पानी का बड़ा इशू है और हुकूमत बलूचिस्तान को टैंकरों के ज़रिए पानी फराहम करने की कोशिश कर रही थी। पानी का मसला गवादर में हल हुआ है? देखें जी, पानी का मसला दो तरीक़ेकार से गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के इंतहाई संजीदा क्या कहते हैं जो है ना वो एफर्ट्स पर जो है वो हल हो चुका। एक तो सबसे पहले तो 1.2 MTD का जो यहाँ पर डिसैलिनेशन प्लांट था उसको फाल कर दिया गया। दूसरा जो टैंकर्स के जरिए भी लोगों को पानी दिया जा रहा था वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ही जो है वो उसको फंड किया जा रहा था। खुशकिस्मती से गुज़िश्ता दिनों कुछ बारिशें हुई हैं तो काफ़ी हद तक पानी जो है वो 2-3 डैम्स में आ चुका है, तो उससे भी इंशाल्लाह जो है वो पानी की फराहमी जो है ना वो बहाल कर दी गई है। पानी का मसला काफ़ी हद तक हल हो चुका है। अच्छा, मैं इस पे मज़ीद भी आपसे बात करूंगा। आमिर साहब को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, फिर आएंगे गवादर पे दोबारा, क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद हैं तो वहाँ की जो ग्राउंड सिचुएशन है वो आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से और कौन बयान कर सकता है। तो आमिर साहब, ये फेज़ 1 तो हुकूमत दावा कर रही है सी पैक का कंप्लीट हो चुका है, आप क्या कहते हैं? फेज़ 1 कंप्लीट हो गया ऑल ओवर सी पैक का और अब फेज़ 2 के मरहले में जा रहे हैं? जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। द फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से नील कमर साहब दैट वी शुड अंडरस्टैंड दैट CPEC is a reality. That the people who always feel this CPEC will be successful or not, there is no word like not. It will be successful and it is successful. Alhamdulillah, we have already completed the first phase of CPEC जो कि मुकम्मल ऑलमोस्ट आप समझिए कि अगर 80% मुकम्मल हो गया तो वो मुकम्मल है। एग्जीक्यूशन ऑफ अबाउट $55 billion have been successfully done. ये सब कुछ मुकम्मल हो चुका है। टोटल प्रोजेक्ट 68 पॉइंट समथिंग का था और उसमें कामयाबी, इसे कामयाबी की पहली सीढ़ी कहा जाता है। लोग अक्सर कहते हैं कि जी ये CPEC फेज 1 और फेज 2 क्या है? तो फेज 1 जो था वो हनीफ कमर साहब वो था जिसे G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहा जाता है। वो प्रोजेक्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस्ड थे, जिसमें गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व थी दोनों साइड पे, और चाइना की जितनी भी कॉर्पोरेशंस यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आई थी वो चाइना की स्टेट ओन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी। अब CPEC का फेज 2 है। फेज 2 लोगों को ये समझने की जरूरत है कि व्हाई इट इज डिवाइडेड इनटू फेज 1 एंड फेज 2। The main chapter for phase 2 is like this will be between B2B, that is called business to business, that means in a private sector, कि how we can engage, हम अपने प्राइवेट सेक्टर को कैसे engage कर सकते हैं पाकिस्तान साइड से भी और चाइना साइड से भी। तो उस पे जो सेकंड फेज है इट इज गेटिंग सक्सेसफुल। जो लास्ट सेशन हुआ था बीजिंग में अबाउट द 16th सेशन जिसे कहा जाता है द नेक्स्ट 5 years प्लान, जिसको चाइना गवर्नमेंट ने अप्रूव किया एंड इट वाज अप्रूव्ड वेरी रिसेंटली और एंड दे हैव हाइलाइटेड इट एंड स्पेशली द चेयरमैन शी जिनपिंग ही हैव especially identified that CPEC or the BRI, this is a very important segment, और उन्होंने उस पूरे प्रोजेक्ट को बड़ी एक स्पेशल जगह दी है। तो मेरा जो आपका सवाल है कि CPEC फेज 2, इस पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब SCO कॉन्फ्रेंस के लिए तेंजिन गए थे, तो तेंजिन के बिल्कुल पास ही बीजिंग है। बीजिंग में पाकिस्तान की एम्बेसी ने एक बहुत बड़ा एक B2B कॉन्फ्रेंस करवाई जिसमें ऑलमोस्ट $22 बिलियन के मुख्तलिफ MOUs और कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए, और वो MOUs सारे B2B थे, यानी कि या B2B थे या B2G थे। तो अच्छा। उनको देखते हुए अगर ये $22 बिलियन के वो प्रोजेक्ट जो कि प्रपोज किए गए थे सितंबर के विजिट में प्राइम मिनिस्टर के, एंड लकीली आई वाज आल्सो प्रेजेंट देयर, आई वाज आल्सो विटनेस के जिस तरीके से पाकिस्तान की एम्बेसी में दे टूक अ वेरी गुड इनिशिएटिव टू अरेंज दिस ऑल मीटिंग्स, और एक बड़ा ब्रेक थ्रू था पाकिस्तान में। हनीफ साहब, आज तक जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है ना, वो सालाना अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है पिछले 70 साल से वो 1.5 बिलियन, 1.2 बिलियन, 1.3 बिलियन, वो कभी $2 बिलियन की फिगर को भी क्रॉस नहीं कर पाए, जिसे हम FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं।
लेकिन under the CPEC of phase 2, that $22 billion contract have already been signed and still it is undergoing. ये कोई फाइनल फिगर नहीं है, इसके बहुत सारे और भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो मैं प्रोग्राम के दौरान आपको बताता रहूंगा। अच्छा आमिर साहब, ये बताइए कि जिस तरह आपने फरमाया कि ये जो पहला फेज़ था ये G2G था, गवर्नमेंट, दोनों ममालिक की गवर्नमेंट्स की मुश्तरका मंसूबे थे और इसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं था। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना है CPEC के तहत और दीगर जो मंसूबे हैं, स्पेशल इकनॉमिक जोन जो आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं और कुछ इस्टेब्लिश भी हुए हैं, तो ये सारे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मंसूबे थे, इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं थी? जी नहीं, ये सारे गवर्नमेंट थे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में अभी तक लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। नंबर वन, ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा कि पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर वन। और नंबर टू, पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आएगा सेकंड फेज ऑफ CPEC में। सो इसलिए हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि द फर्स्ट फेज ऑफ CPEC जो था वो टोटली G2G था। और अब ये जो फेज 2 शुरू होगा जिसमें B2B होगा, यानी पब्लिक टू पब्लिक और बिजनेस टू बिजनेस जो मामलात होंगे, तो इसमें ये जो इकोनॉमिक जोन हमारे यहाँ बने हैं ये सारा कुछ, ये फिर यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी चाइना की तरफ से? ये बिल्कुल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी। देखिए, इस चीज को समझने की जरूरत है। हम कहते हैं कि चाइनीज यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके वो पाकिस्तान की लैंड खरीद लेंगे, वो ये कर लेंगे। पाकिस्तान का लॉ इस चीज की इजाजत नहीं देता। पाकिस्तान का लॉ इज वेरी स्ट्रेट कि अगर कोई भी फॉरेनर आएगा एज अ कंपनी, नॉट एज एन इंडिविजुअल। हनीफ साहब, ये बात लोगों को समझ नहीं आती कि एज अ कंपनी वो यहाँ पे लीज पे ले सकते हैं जगह, दे कैन नॉट बाय इट। वो लीज पे हो गए 33 इयर्स, 66 इयर्स लीज, यानी कि एक्सटेंडेबल लीज है। 33 इयर्स के बाद वो लीज पे ले सकते हैं एंड एज अ कंपनी, और उस कंपनी में एक लोकल उनका रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तानी होना जरूरी है। और इसके लिए ये भी कोई लिमिट नहीं है। देखिए, आप 3% से भी लोकल पार्टनर बन सकते हैं, आप 5% से भी लोकल पार्टनर बन सकते हैं, आप 20% से भी लोकल पार्टनर बन सकते हैं, और आप 99% इन्वेस्ट करके भी लोकल पार्टनर बन सकते हैं। देयर इज नो लिमिट। आप बड़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू कर रहे हैं। अफान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? आमिर साहब, मैं आपकी बात को बड़ा करते हुए मैं इसमें बताता हूँ इस प्रोग्राम के तवज्जुह से। जैसे गवादर में सर एक कंपनी है, उसको कहते हैं कोपैक, COPHC। कोपैक भी इसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान में स्टैब्लिश हुई एज एन प्राइवेट लिमिटेड फर्म, और जो गवादर में जो 1205 एकड़ का फ्री जोन है मौजूद इस वक्त, वो कोपैक के पास ही है। मैं आमिर साहब से आपके प्रोग्राम से के तवज्जुह से जो है वो रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आमिर साहब इस चीज को बड़े डीपली देख रहे हैं और इनका बड़ा अच्छा लाइजॉन है यकीनी तौर पे CPEC के साथ और चीजों के साथ। तो कल गुज़िश्ता विजिट में मिनिस्टर साहब ने भी, जब लोगों ने डिमांड यहाँ पे करी कि जी गवादर को स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, तो उन्होंने उस पर कहा कि ये जो यहाँ पे ऑलरेडी एक चाइनीज फ्री जोन मौजूद है। तो जैसा कि आमिर साहब ने अपने जिक्र में कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट अभी तक हमें समझ ही नहीं आया है लोगों को, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया इन्होंने। और साथ साथ उसमें प्रॉब्लम क्या आती है हनीफ साहब, प्रॉब्लम ये है कि जो उनके TORs हैं, जो वो कंपनी है एस्टैब्लिश होती है, जिसके पीछे जो है वो चाइनीज कंपनी भी एक जो है उसके साथ अटैच होती है, वो इतने मुश्किल उसके टर्म्स और उसके रेगुलेशंस बना देते हैं कि उसमें पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो बहुत मुश्किल होती है उसके लिए कि वो अपनी इंडस्ट्री उसमें लगाए जा करके। तो हमने कल फेडरल मिनिस्टर को भी यही रिक्वेस्ट करी साथ साथ कि सर इससे 600 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो गवादर के दीगर हिस्सों में है, जो कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एज एन स्मार्ट पोर्ट सिटी जो सबसे बुनियादी चीज होती है वो होती है टैक्स एग्जेम्पशन, तो वो मिलना बहुत जरूरी है। तो उस पर डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट के पास भी कुछ चैलेंजेस हैं जिसको वो फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर वो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो इस पे मजीद काम करने की जरूरत है। अफान साहब, फिर एक बार जी अफान साहब, जैसा आप भी फरमा रहे हैं, आमिर साहब ने भी फरमाया कि ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है इसको पाकिस्तान में समझ ही नहीं आ रही लोगों को कि ये कैसे होना है, इस पर किस तरह इन्वेस्टमेंट होनी है। यहाँ तो एक प्रोपेगेंडा है कि ये चीनी कब्जा कर रहे हैं, चीनी यहाँ पे ज़मीन खरीद लेंगे, चीनी पोर्ट पे कब्जा कर लेंगे। तो ये वो सारी बातें हैं जो ज़ुबान ज़द आम है इस वक्त, और इसी नैरेटिव को लेकर जो पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं,
जो एंटी बलूचिस्तान लोग हैं वो इसी नैरेटिव को फैला रहे हैं कि चीनी यहाँ पे काबज हो जाएंगे। तो इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए हुकूमत बलूचिस्तान क्या कर रही है? सर, इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए हुकूमत बलूचिस्तान मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस भी कंडक्ट करती है। जैसे कल यहाँ सेमिनार हुआ, उसमें हमारे चाइनीज दोस्त भी मौजूद थे, उसमें सारे लोग मौजूद थे। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो है वो पाकिस्तानी के लिए ओपन है, और ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि आमिर साहब ने भी कहा कि हमारा जो 1973 प्रॉपर्टी एक्ट है वो वाजे करता है इस बात को कि कोई भी फॉरेनर जो है, जो कि पाकिस्तानी नहीं है, वो यहाँ पे लैंड परचेज नहीं कर सकता पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में। तो यहाँ पर चाइनीज भी जो अगर आए कंपनी के तहत आए हैं और उसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत वो लोग काम कर रहे हैं ना। तो वहाँ पे गवादर में कल आप मौजूद थे उस सेमिनार में भी। गवादर में जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, पाकिस्तान के लोकल सरमायादार हैं, वो भी वहाँ पे को गए हुए थे। उन्होंने भी कोई इंटरेस्ट शो कराया वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या सी पैक के दीगर मंसूबों में? देखें, गवादर का जो इन्वेस्टर है, जिसने जो गवादर में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ऑलरेडी लैंड परचेज कर रखी है, तो वो तो चाइनीज फ्री जोन में नहीं जाएगा ना। उसकी तो डिमांड ये है कि गवादर इंटायर मास्टर प्लान का जो एरिया है 612 स्क्वायर किलोमीटर, इसको जो है वो टैक्स एग्जाम्पशन दी जाए, इसको 35 डेज टैक्स हॉलीडे दिया जाए। चाइनीज ने जो मास्टर प्लान प्रिपेयर किया था सितंबर 2019 में, उसमें एक पूरा चैप्टर उन्होंने लिखा हुआ है गवादर GSTD के नाम से, कि गवादर को स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट करना है। उसमें उन्होंने मॉडल भी शेयर किए हुए हैं, लाइक दुबई का मॉडल है, उसमें शेंजन का मॉडल है, उसमें चाहबार का मॉडल है। तो इस पर जो है वो गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत है। और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताता चलूं कि 4 जुलाई 2023 को गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने गवादर को 35 ईयर्स के लिए टैक्स हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन बदकिस्मती है हमारी के उस पर अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, और उसमें विफाक की तरफ से जो है वो कुछ हर्डल्स थे, यानी। और विफाक का भी कहना ये था कि हमारे पास जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है वो हमें इंटरनली नहीं है, वो चूंकि हम IMF के साथ कनेक्टेड हैं तो उनके कुछ इंटरेस्ट हैं, उसकी वजह से हमें इसमें जो है वो थोड़ा सी ताखीर का सामना करना पड़ रहा है। आमिर साहब, ये जो गवादर स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट बनाने का मुतालबा है, जिस तरह अफान साहब कह रहे हैं, ये मुतालबा जायज़ है और होना चाहिए? इसका फ़ायदा होगा लोकल इन्वेस्टर्स को, बलूचिस्तान को? जी, मैं थोड़ा सा थोड़ी सी पिछली डिस्कशन को जरा कंटिन्यू करता हूं कि एक आपने वाटर का इशू कुरैशी साहब ने बताया। एक वाटर के इशू पे तो मैं बाद में आऊंगा, बात करूंगा पूरी उस पर। मैं सिर्फ एक जुमले में मुकम्मल करना चाहता हूं कि एक प्रपोजल गई है चाइना गवर्नमेंट को, कि ये गई है कि वो गिफ्ट करे गवादर के लिए एक वाटर सैनिटेशन प्लांट, ताकि वहां के लोगों के पानी का मसला हल हो सके। मैं सिर्फ इस चीज को एंगेज करना चाहता था। दूसरा सर, मैं ये चीज बताना चाहता था कि सी पैक का जितना तस्वुर है वो उसके बगैर नामुकम्मल है, जहां पे लोकल को एंगेज नहीं किया जाएगा। तो वो भले गवादर के लोग हों या किसी भी जगह के हों, वहां के लोकल लोगों को बेनिफिट मिलना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सर, आपने जो क्वेश्चन किया कि जी गवादर के लोगों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन और फ्री ट्रेड पोर्ट, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट वैसे ही है जैसे कुरैशी साहब ने बताया। नंबर 1, इट शुड बी एंड इट वुड बी अ फ्री ट्रेड पोर्ट, ये बहुत जरूरी है। एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये दो अलग-अलग डोमेन्स बनती हैं अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन या माय नॉलेज, के फ्री ट्रेड पोर्ट पे भी यहाँ पे काम होना चाहिए। और ये ऑलरेडी इट इज ऑन द प्लेटफॉर्म कि ये होगा, और फॉर नेक्स्ट 35 ईयर्स जैसे बताया गया, इंशाल्लाह ताला ये इसी तरह होगा। और यहीं पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा। गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा, यानी जब सी पैक डिजाइन हुआ था और गवादर को उसमें एक जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं खाली बल्कि फ्री ट्रेड पोर्ट, ये कॉन्सेप्ट वैसा ही है जैसा किसी दौर में हांगकांग का कॉन्सेप्ट था, या तिनजिन के पास जो बिंगहाई का वैसा कॉन्सेप्ट था कि वहां पे प्रोडक्शन आएगी बगैर ड्यूटी के और वहीं से वैल्यू एडिशन होके आगे एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है हनीफ साहब, हमें इस पे स्टेप फॉरवर्ड करना है। हम लोग मैं ये नहीं कहता कि हमारी हुकूमत स्लो है, हमारी हुकूमत बिल्कुल काम करना चाह रही है, लेकिन कुरैशी साहब को वहां के ग्राउंड रियलिटीज का पता है कि वो नॉन स्टेक एक्टर्स ये बड़े क्लियर है। सर, लोग बात करते डरते हैं कि जी वो हमारे हमसाया ममालिक हमारे फलां ममालिक। बात यह है कि हम सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि इंडिया तो डायरेक्टली कहता है उनके वो
जो मिश्रा जो उनके मिनिस्टर हैं, वो उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड कहा है कि वी आर स्पेंडिंग $2 बिलियन टू डिस्टेबलाइज बलोचिस्तान। यानी एक चीज वो बिल्कुल। रिकॉर्ड पे admit कर रहे हैं वो बात, और हम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है यानी कि हम आप ये कह रहे हैं कि इंडिया ने अपना एक बजट मुख्तस कर दिया है बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के लिए और अदम इस्तेहकाम के लिए। देखिए, यहाँ जितनी भी प्रॉक्सीज काम कर रही है ना इस वक्त, सॉरी मैं आपकी बात कतई कलामी की माजरत चाहूंगा, यहाँ जितनी भी प्रॉक्सीज इस वक्त बलूचिस्तान में काम कर रही हैं, ये सारे के सारे फितनतुल हिंदुस्तान है और ये सारे फंडेड हैं उनके, और ये उन्हीं के पैरोल पे चल रहे हैं। कल भी जो है वो क्या कहते हैं, मुझे मेरी नज़र से कुछ चीज़ें गुजरी और उसमें मैंने बाकायदा वाज़ेह तौर पे देखा कि इंडिया जो है वो किस तरीके से जो है वो यहाँ पे अपनी प्रॉक्सीज को जो है वो पाल रहा है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, उनको टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है, उनके सोशल मीडिया चैनल्स जो हैं उनको वो यूरोप से और इंडिया से और अमेरिका से बैठ के ऑपरेट कर रहा है और उन पे बूस्टर लगाने के लिए थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जो है वो डेली खर्च करता है उसमें। फान साहब, इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, आमिर साहब के साथ भी इस मौजू पे आगे बात करेंगे। यहाँ पे एक वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत पे हाजिर होते हैं। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। सी पैक पे और गवादर पे बात हो रही है और मेरे साथ मौजूद हैं अफान कुरैशी साहब और आमिर अली साहब। आमिर साहब, जिस तरह ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि ये सी पैक इतना बड़ा इम्पोर्टेंस है इसकी पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ बल्कि इस खित्ते के लिए और सेंट्रल एशिया के लिए, इसके बावजूद ये सुस्त रवि का शिकार है। एक तो इसमें बैरूनी फैक्टर, जिस तरह आप बता रहे थे कि हिंदुस्तान ने तो एक बजट मखसूस कर दिया है कि वो सी पैक को नाकाम करने के लिए और बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने के लिए वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहा है। ये तो बैरूनी फैक्टर है, अंदरूनी फैक्टर भी हैं। हमारे यहाँ भी कोई कमी कोताही पाई जाती है इस हवाले से? मिसकंसेप्शन, सबसे बड़ी बात ये मैं कहूंगा, हमारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट दे आर आल्सो नॉट श्योर। उन्हें आज तक इस बात का यकीन ही नहीं है। वो समझते हैं कि सी पैक अगर आता है I'm sorry, अगर सी पैक आता है और सी पैक के साथ चाइनीज इन्वेस्टर्स आते हैं तो उनका एक यूजुअल एक कंसेप्शन ये है कि वो कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। उसकी वजह पूछी जाती है, वो कहते हैं कि चाइनीज की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बड़ी कम है। भाई, चाइनीज की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बड़ी कम है तो आप अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव कर लें, नंबर 1। नंबर 2, अगर उसके बाद जो भी एक्सपोर्ट्स होती हैं पाकिस्तान से, यानी आपके यहाँ पे इंडस्ट्री लगती है, अब आपको पता चला है कि पाकिस्तान में मोबाइल फोन बनाने तक की इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगना शुरू हो गई है और एक्टिव हो गई है। आपकी कितनी इंपोर्ट थी मोबाइल फोन की? हर साल आप अरबों डॉलर के सिर्फ मोबाइल फोन इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपकी लोकलाइजेशन हो जाती है और आपकी इंपोर्ट पे कट लग जाता है। अब पाकिस्तान में मोबाइल फोन बनना शुरू हो गए? जी बिल्कुल जी, ऑलरेडी ये फैसलाबाद में इंडस्ट्री लग चुकी है, बड़ी इंडस्ट्री, छोटी वाली नहीं, छोटे वाले, छोटी बड़ी। पाकिस्तान में मोबाइल फोन की अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन 14 इंडस्ट्रीज है। 14 इंडस्ट्रीज जो मोबाइल फोन तैयार कर रही हैं पाकिस्तान में, एग्जिस्टिंगली मौजूद है स्मार्टफोन तैयार करने वाली। ठीक। तो अगर इसके साथ और एक बड़ी इंडस्ट्री लग चुकी है फैसलाबाद इंडस्ट्रियल जोन में, इसके साथ अब इसका फायदा क्या होगा? अगर आप यहां से एक्सपोर्ट करते हैं तो वो पाकिस्तान के वो पैसे डायरेक्टली उस कंपनी के अकाउंट में नहीं जाते, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आएंगे। इसी तरह बीवाईडी का जो एक उन्होंने एक बिजनेस का उन्होंने दिया है, उसका फॉर्मेट वो ये है कि उन्होंने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रखनी है यहां से। ये नहीं कि बीवाईडी ने प्रोडक्शन करनी है और पाकिस्तान में बेचनी है, दे वांट टू री एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। ये बीवाईडी क्या है? ये आम नाजरीन को जरा आसान बताएं, बीवाईडी क्या है? बड़ा मशहूर ब्रांड है गाड़ी का बीवाईडी। अच्छा, इसका जो चाइनीज ने एब्रिवेशन रखी हुई है वो एक है बिल्ड योर ड्रीम, बीवाईडी। तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इट इज वन ऑफ अ वेरी सक्सेसफुल ब्रांड। यहाँ पे बड़ी मशहूर गाड़ी है, पूरी दुनिया में इसका एक बड़ा नाम हो गया है बीवाईडी का। और खास तौर पे जो इलेक्ट्रिक कार में, हाइब्रिड में इन्होंने एक बड़ा अच्छा मॉडल बनाए, कई मॉडल बड़े अच्छे बनाए हैं। तो बीवाईडी भी इस तरह कर रही है, वो कहते हैं जी कि वी विल सेल अ सर्टेन प्रोडक्शन इन पाकिस्तान एंड देन वी विल एक्सपोर्ट इट। वो जो एक्सपोर्ट होगी ना, वो पेमेंट चाइना के बैंक के अकाउंट में नहीं जा रही है, बीवाईडी के अकाउंट में नहीं जा रही, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आएगी। यानी वो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को कंसिडर किया जाएगा। आज आपकी एक्सपोर्ट जिसे आप $32 बिलियन पे बड़ा हिचकोलिए खा के खड़ी है।
भाई $32 बिलियन पे खड़ी है। वाई नॉट कि ये छोटे छोटे इनिशिएटिव, आप यहाँ पे सोलर की अगर प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक बड़ा इनिशिएटिव है, एक प्लान है, पाकिस्तान की इंपोर्ट जो उस पे कट लग जाता है और इंपोर्ट के साथ साथ वो एक्सपोर्ट शुरू हो जाती है। एक्सपोर्ट टू वेयर? एक्सपोर्ट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पाकिस्तान, वो पैसे कहीं और नहीं जाएंगे, वो आएंगे डायरेक्टली पाकिस्तान की गवर्नमेंट के स्टेट बैंक के अकाउंट में, और वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में कंसीडर होगा। अच्छा, ये आमिर साहब ये जो सारा कुछ है ये कैसे होगा, ये मैं फिर आपके पास आऊँगा, लेकिन पहले अफान कुरैशी साहब से ये मैं पूछना चाहूँगा कि ये कहा जाता है कि सी पैक के फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के लिए चाइना के हिस्से का जो काम था करने वाला वो उन्होंने कर दिया है, पाकिस्तान के हिस्से का जो काम है वो अभी अधूरा है। ख़ास तौर पर ये पानी की फराहमी पाकिस्तान के ज़िम्मे थी, बिजली की फराहमी पाकिस्तान के ज़िम्मे थी, और जो दीगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे बनाना वो पाकिस्तान के ज़िम्मे था। उसमें कमी कोताहियाँ हैं, जबकि चाइना ने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर दी है। आप क्या कहते हैं? अच्छा देखिए, मैं इसमें 2-3 बातें करूंगा। देखिए, गवादर जो है ना, वो सबसे पहले ये हर एक को ध्यान में रखना चाहिए कि गवादर जो है वो सीपैक की रीढ़ की हड्डी है, और सीपैक के माथे का झूमर है गवादर। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइनीज ने जो फेज 1 में काम करना था, उसमें जो चाइनीज 8 के तहत काम करना था वो नंबर वाइज मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले उन्होंने गवादर मास्टर प्लान प्रिपेयर किया। नंबर 2, 1.2 MGD का उन्होंने जो है वो डिसैलिनेशन प्लांट लगाया। पोर्ट की रिहेबिलिटेशन थी वो मुकम्मल की। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया। पाक चाइना टेक्निकल वोकेशनल सेंटर बनाना था वो बना दिया। इसी तरीके से पाक चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल था वो उन्होंने मुकम्मल कर दिया। और मैं आपको ये बात आपके चैनल की तवज्जुह से बताऊं कि सीपैक के बारे में ये बात होती है कि सीपैक का फंड इधर उधर लग गया। चाइनीज ने 3 तरीकेकार से हमें पैसे दिए हैं। एक है चाइनीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने पावर सेक्टर में करी है, जो कि सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हुई है। एक है चाइनीज लोन। वो लोन जो है वो उन्होंने, वो भी तकरीबन तो पंजाब के एरिया में ही मिला, जिसमें ऑरेंज लाइन ट्रेन वगैरह है, जिससे एक आम तासुर ये पाया जाता है कि जी सीपैक से पैसे उठा के पंजाब में लगा दिए गए। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चाइनीज ग्रांट, जो उन्होंने आपको काम करके दे दिया और वो पैसे वो आपसे वापस नहीं लेंगे। जिसमें आपका जो है वो गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है 230 मिलियन का, ये आपका वाटर प्लांट है, ये आपका हॉस्पिटल है, ये आपका पाक चाइना टेक्निकल वोकेशनल। ये ग्रांट के तहत मंसूबे बने हैं, एयरपोर्ट और वाटर प्लांट और चाइना वोकेशनल सेंटर, इसके पैसे नहीं देने पाकिस्तान ने। ये सारी चीजें तोहफा है चाइनीज की तरफ से, खुसूसी तौर पे नंबर 1 बलूचिस्तान और गवादर की आवाम को और पाकिस्तान को। ये उन्होंने एक पाकिस्तान के लिए इतने ह्यूज एसेट डेवलप करके दिए हैं, और जो कि यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं सारी चीजें, और ये इसके कोई पैसे हमने उनको देने नहीं है, और इसके किसी इनकम में वो कहीं पर भी पार्टनर नहीं है हमारे साथ। अगर गवादर पोर्ट पे वो काम कर रहे हैं कोपैक के थ्रू, तो कोपैक का एक जो फंड का सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसा कि आमिर साहब ने अर्ज किया कि जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो हमारे डेफिनेटली जो हमारा जो करंट अकाउंट बैलेंस है डॉलर में, उसमें इजाफा होगा। हम जो गवादर को स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट करने की बात करते हैं, हम यही बात इसीलिए करते हैं कि यहाँ जो फैक्ट्रीज हम चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि यहाँ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फैक्ट्रीज लगें, और जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री यहाँ पर बिल्ड होगी, उसके जो भी फंड्स और जो भी चीजें आएंगी वो डॉलर्स में होंगी, और वो डॉलर से अगर डायरेक्टली पाकिस्तान गवर्नमेंट को फायदा नहीं होगा तो इनडायरेक्टली लामौला फायदा होगा। और जहां पर भी कोई पोर्ट जो है वो पोर्ट या सिटी जो है वो टैक्स फ्री होता है, उसमें एक नॉमिनल सर्विस चार्जेस डेफिनेटली होते हैं। गवादर पोर्ट के अखराजात इस वक्त वफाकी हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद से बैठ के उठा रही है। अगर कि यहाँ पे इस टाइप की कोई फ्रेंडली पॉलिसी दे दी जाती है और इसको एग्जम्पशन मिल जाती है, फिलहाल जो ताजिर जो इंपोर्टर है हमारे पूरे पाकिस्तान का, चाहे वो पंजाब से है, चाहे वो सिंध से है, चाहे वो KPK से है, वो अगर इस पोर्ट के थ्रू यानी जो है वो इंपोर्ट करना शुरू करे और उसको कोई इंसेंटिव ऐसा मिल जाए जो उसमें जिसमें उसकी अट्रैक्शन हो, तो ये पोर्ट अपना खर्चा बखूबी उठा सकता है। देखें, कराची पोर्ट जो है ना वो इंतहाई मसरूफ पोर्ट है, और उसके जो चैनल्स हैं वो बड़े कंजेस्टेड हैं। ये हम बहरे हरमज के दामन में वाक़ हैं, और हमारी जो पोर्ट की एक्सेस है ना वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से बड़ी स्मूथ है।
यानी हमें अगर यहाँ वेसर लगता है तो यहाँ वेसर को इंतजार नहीं करना पड़ेगा इतना ज्यादा, जितना कराची में जो है वो 18-18 दिन इंतजार करना पड़ता है। आमिर साहब, ये जिस तरह कुरैशी साहब भी बता रहे हैं कि अगर आपने एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री लगानी है, एस्टेब्लिश करनी है, वहाँ पे आपने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है, चाहे वो गाड़ियों की हो, मोबाइल की हो, सोलर की हो या कोई और एग्रीकल्चर हो, इवन के हमारे मिनरल्स की भी हो, तो उसके लिए तो आपको स्किल्ड लोग चाहिए, प्रोफेशनल्स चाहिए। तो वो इन्वेस्टर्स और प्लस प्रोफेशनल्स, उसके लिए क्या कोई मंसूबा है आपकी नज़र में कि एक्सपर्ट्स तैयार किए जा रहे हो? यहाँ पे तो गवादर पोर्ट भी अगर आपने फंक्शनल करनी है तो आपको एक्सपर्ट्स चाहिए। वो फिर बाहर से जब आएंगे तो आप कहेंगे कि ये तो फलां मुल्क आ गया, यहाँ पे लोकल आप अपने तैयार नहीं कर रहे। तो क्या ये एक चैलेंज नहीं है बड़ा? सर, मैं दोबारा जसारत करूंगा कि सिर्फ एक चीज को ऐड करने की। जैसे आपके पिछले क्वेश्चन में एक चीज थी कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनकी बहुत सारी चीजें आपस में मैसअप हो रही हैं, यानी कि वो एक ट्रबल थी फेडरेशन और सूबों के दरमियान में कि कुछ चीजें फेडरेशन के अंडर आ रही थी और कुछ चीजें वो प्रोविंशियल साइड पे आ रही थी, जिसकी वजह से वो इदारा बनाया गया SIFC, जिसे बाजुकात लोग तनकीद भी करने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आती कि why SIFC was so important and it is very important till today। बहुत इंपॉर्टेंट इदारा है और इसका काम, इसने बहुत सारे बैरियर्स, बहुत सारी जो प्रॉब्लम थी उनको खत्म किया है, और खत्म करने के बाद दे ब्रिंग अप ऑल ऑन द सेम पेज कि जहां पे वो फैसिलिटेट कर रहे हैं उसके लफ्ज को समझे। फैसिलिटेशन काउंसिल, इट इज अ काउंसिल टू फैसिलिटेट द फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड दे हैव अ स्पेशल बेंच फॉर चाइनीज। अगर हम एक्सपर्ट नहीं तैयार कर पा रहे, हमारे पास मैन पावर ऐसी नहीं है जो पोर्ट को ऑपरेशनल कर सके, जो एयरपोर्ट को अच्छे तरीके से रन कर सके, जो हमारी इंडस्ट्री को जदीद खतूत पे उस्तवार कर सके, तो फिर ये कैसे हम बेनिफिट कैसे लेंगे? जी हनीम साहब, बात ये है कि आपका CPEC फेज 2 इसकी रीढ़ की हड्डी है आपकी टेक्निकल एजुकेशन। आप अपने मुल्क में आज तक वो फोर्स तैयार ही नहीं कर पाए। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि चाइना साइड ने आइडेंटिफाई करके भेजे, फिर उन्होंने यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग, उन्होंने इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, शॉर्ट कोर्सेज, बहुत सारी चीजों पे बात की कि ये वो एरियाज है। एंड इफ आई रिमेंबर एग्जैक्टली 18 डिफरेंट एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया कि दीज काइंड ऑफ पीपल विल गेट अ जॉब in upcoming program for the second phase of CPEC, but we are not heading towards that। हम आज भी एतराज तो ये करते हैं कि चाइनीज अपने वर्कर लेके आते हैं। पहली बात हनीफ साहब, मैं आपके तोसत से एक बात कहना चाहता हूं कि उस कॉन्सेप्ट को खुदारा छोड़ दे कि चाइना, जो कहते हैं जी चाइना की चीप लेबर, और भाई कहां से चीप लेबर? आपके मुल्क की पर एनम इनकम $1812, $1810 है। चाइना की पर एनम इनकम $18,000 है, आपसे 1000 गुना ऊपर है वहां पे इनकम। वो वहां से कौन सी चीप लेबर लेके आएंगे? वहां की तो लेबर ऑलरेडी इतनी महंगी हो चुकी है कि वो वहां पे लेबर इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी चाइना अगर आके यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट करता है तो उसको वहां की लेबर महंगी पड़ती है, पाकिस्तान की सस्ती पड़ेगी। कि वो चाइना से पाकिस्तान में लेबर लेके आए, वो आज भी इस चीज पे एहतजाज करते हैं कि यू नीड टू ऑर्गेनाइज एंड एस्टैब्लिश द लोकल लेबर। वो इस चीज पे कतई तैयार नहीं है। उनका पाकिस्तान में आने का कॉन्सेप्ट और क्या है? यहाँ पे बिजली सबसे महंगी है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस सबसे महंगा है। भाई वो इंडस्ट्री लाना चाहते हैं जो लेबर कंजम्पशन में हो। तो लेबर कंजम्पशन में कौन सी कंपनियां, कौन सी चीजें आती हैं? तो इस तरह ये जैसा कि पाक चाइना वोकेशनल सेंटर बनाया गया है गवादर में, जैसा मैं उसी को बताने जा रहा हूँ। जी फरमाइए। मैं वही बताने जा रहा हूँ, जैसे आमिर साहब ने कहा ना कि हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर के बड़े मसाइल हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पिछले अवाइल में, यानी पिछले 1 साल के दौरानिए में 3840 लोग चाइनीज जो है वो अपने पास ट्रेनिंग के लिए लेकर गए, जिसमें स्टूडेंट्स भी थे और जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे। एक शख्स पर तकरीबन अप्रोक्सीमेटली $15,000 खर्च होते हैं शॉर्ट कोर्सेज में ना, मिनिमम मैं मिड फिगर की बात कर रहा हूँ। और इसी तरीके से जो बैचलर्स प्रोग्राम है तकरीबन उसपे 71 बच्चे इस साल जाएंगे, जिसमें तकरीबन कोई $45,000 से $50,000 एक बच्चे की कॉस्ट आती है। ये जो 3840 लोग हैं ये यहाँ वापस आ चुके हैं ट्रेंड होकर। अब इनमें जो स्टूडेंट था ना, जिनके पास जॉब्स नहीं थी, उसने क्या किया कि बजाय कि वो बलूचिस्तान में सर्व करता,
वो ट्रेनिंग लेने के बाद कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे, फैसलाबाद जैसे शहरों में चला गया और उसने उस डिग्री के बिहाफ पे जो है ना वो अपनी एक जॉब तलाश कर ली। और अगर यहाँ उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो वो हमारे जीसीसी कंट्रीज में, और कुछ लोग यूरोप भी चले गए उसमें से। तो हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ही कुछ इस तरीके से प्लान करना कि ये जो लोग चाइनीज की मेहरबानी से जो है वो जाते हैं वहाँ और ट्रेनिंग कर कर आते हैं, तो उनको पाबंद किया जाए कि वो अपने एरिया में कोई डिलीवर करें, कोई डिलीवरी दें और वहां पे वो जॉब्स दें, और उसमें जॉब क्रिएशन सब एक ये भी तो मसला है ना। वो लोग कहते हैं कि जो चाइना से पढ़ के सीख के आते हैं वो कहते हैं कि बलूचिस्तान में हमारे लिए काम ही कोई नहीं है, इंडस्ट्री कोई नहीं है, हम क्या करें, तो फिर मजबूरन हम फैसलाबाद जाएंगे। अनीस साहब, मैं आपकी बात से पार्शली एग्री करूंगा। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दे देता हूँ यहाँ की। यहाँ पर जो बच्चों का कॉन्सेप्ट है, मैं अभी एक लेक्चर में था, आप भी उस लेक्चर में मौजूद थे, मैं उसमें लेक्चर दे रहा था। तो एक बच्चे ने मुझसे जॉब के बारे से बात करी, तो मैंने उसको जो भी फैसिलिटेट मैं कर सकता था मैंने उसको बताया। अच्छा, वो बताइए कि वो बच्चा फिर गवादर आया था आपके पास जॉब के लिए? वो बच्चा कल भी मेरे पास था। मैंने कल भी उसको कहा कि आपको कराची में जॉब चाहिए तो मैं आपके लिए जॉब आज हाजिर है, मेरे पास आज आपके लिए जॉब अवेलेबल है, आप आज जाएं और आज ज्वाइन कर लें। उसकी रिक्वायरमेंट बहुत स्पेशल है, उसको डिपार्टमेंट भी अपनी मर्जी का चाहिए, उसको जॉब भी अपनी मर्जी की चाहिए। तो ये कोई अच्छा, ये मैंने उस बच्चे का स्पेशल आपसे इसलिए पूछा कि ये एक माइंडसेट की अक्कासी करता है। बलोच नौजवानों की अक्सरियत जो है वो इसी माइंडसेट के तहत है कि उनको नौकरी अपनी मर्जी की चाहिए, अपने वेन्यू पे चाहिए, और उस महकमे में भी मर्जी का शोभा चाहिए उसको। हनीफ साहब, थोड़ा मुझे आपको तो मेरे लेक्चर में मौजूद है। जी आमिर सर। जी सर, देखिए, हमेशा जॉब्स जो है ना वो अकॉर्डिंग टू एरिया डिजाइन की जाती हैं। अब बलूचिस्तान और गवादर स्पेशली अगर हम उसे देखें तो हमें वहां पे ट्रेनिंग सेंटर वो बनाने चाहिए जो वहां के लोकल रिसोर्सेज हैं। वहां का बहुत बड़ा लोकल रिसोर्स है फिशरी। अब इंडिया जो है वो $7.6 बिलियन के सिर्फ श्रिम्प्स और प्रॉन्स जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। कहाँ चाहिए? $7.6 मिलियन की। और हमारे पास गवादर में ना सिर्फ श्रिम्प्स हैं, प्रॉन्स है, कीमती मछली है और ब्लू क्रैब है। हम अगर बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, उनको कुछ सिखाना चाहते हैं, उनको फूड प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग सिखाना चाहते हैं, हम उन्हें सॉफ्ट लोन दिलाने की बात करनी चाहिए कि उनकी जो बोट्स हैं उनको अपग्रेड किया जाए ताकि लोकल लोग लोकल वेन्यू पे रहे, उन लोकल्स को फायदा हो। उसका एक प्लान डिफरेंट तरीके से दिया जाता है। हमारी गवर्नमेंट ये कह तो देती है कि हाँ जी हम यहाँ से ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। अब 1000 बच्चा यहाँ से ट्रेनिंग के लिए गया है एग्रीकल्चर पे ट्रेनिंग के लिए चाइना में। उस 1000 बच्चे को, जैसे कुरैश साहब ने कहा, उनको पाबंद करना चाहिए कि वो जब यहाँ पे आए तो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स बने और वो जो वहां से सीख के आए हैं वो आगे लोगों को सिखा सके। यहाँ पे एक वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। आमिर साहब, अब कुछ बात हम माइंस की कर लें, मादनियात की कर लें कि मादनियात जो बलूचिस्तान का बहुत बड़ा एसेट है, और ये कहा जाता है कि ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान और इस खित्ते की मुआशी तकदीर बदल सकता है। जो यहाँ की मिनरल्स हैं, जो तो उन मिनरल्स को निकालने के लिए, उनकी वैल्यू एडिशन के लिए और उनकी एक्सपोर्ट के लिए और उनको बरूए कार लाने के लिए, वो इस सारे मंसूबे में उसका भी कहीं पे कोई प्लान है? जी बिल्कुल। गुजारिश ये है कि कल एक कॉन्फ्रेंस हुई है और इट वाज अंडर द शेल्टर ऑफ SIFC also. And luckily that the companies who participated from China side, they were very friendly with me and they also invited me for this. And the initial agreements are signed for $10 billion. मैंने शुरू में प्रोग्राम के कहा कि पाकिस्तान में कभी भी 1.5, 1.2 इससे ज्यादा की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। तो $10 बिलियन के ये खाली MOUs नहीं होते, हमें इन MOUs को एग्जीक्यूट कैसे करना है ये बहुत जरूरी है। देखिए, अक्सर कहा जाता है जी बलूचिस्तान के रिसोर्सेज उन पे कोई और कब्जा कर लेगा। सब बिल्कुल नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। नंबर 1, हनीफ साहब, ये जो माइंस एंड मिनरल्स हैं ये गिलगित बल्तिस्तान से लेके बलूचिस्तान,
खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इवन इंक्लूडिंग सिंध, कुछ ऐसे भी हैं मानचंद मिनरल्स जो सिंध में भी अवेलेबल है। आप कोयले को डफर नहीं कर सकते, वहां पे कोयले का जितना बड़ा एक जखीरा मौजूद है कि जो पूरी दुनिया में एक उसकी वैल्यू है कि जी वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट रिजर्व्स। तो हर जगह पे ये रिजर्व्स मौजूद है, लेकिन हम नॉर्मली बलूचिस्तान का नाम ज्यादा ले लेते हैं। इसका अब बेनिफिशियरी कौन होता है? देखिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ कि जब आपकी माइंस एंड मिनरल्स में जो कंपनीज काम कर रही होती हैं, 50% आपकी उनके साथ एंगेजमेंट होती है कि ओके यू एक्सप्लोर इट, यू एक्सपोर्ट इट, यू प्रोसेस इट। वो सब कुछ करने के बाद उसके बाद अगला सीन क्या है कि आप 25% लोकल उस सूबे को दे रहे हैं, और 25% कहां जा रहा है? वफाक के पास। अब वफाक के पास अगर 25% नहीं जाएगा तो वफाक अपने मामलात कैसे चलाएगा? खाली सूबे अपने मामलात नहीं चलाते, ये वफाक के जरिए चलते हैं। आपका फॉरेन ऑफिस, आपका इंटीरियर ऑफिस, आपका डिफेंस ऑफिस, ये सब कुछ कौन चला रहा होता है? बहुत सारे जरूरी महकमे जो कि वफाक के अंदर है। तो वफाक अगर 25% लेता है, 25% वो किसे दे रहा है? ये असूली तौर पे, कानूनी तौर पे तो आपकी बात दुरुस्त है आमिर साहब। सर हनीफ साहब, वो लोकल गवर्नमेंट का काम है कि क्या वो फवायद उन आम लोगों तक पहुंचा रही है नहीं। अब जिस तरह बलोचिस्तान में एक बड़ी देर से एक लॉर्ड, एक सरदार, एक इस तरह का एक चल रहा है, हम तो आज तक ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाए कि आप पंजाब में आके देखें, आप थोड़ा सा आप यहाँ पे आके देखें, यहाँ पे आपको ऐसी कोई चीज क्यों नहीं नजर आती? यहाँ पे अवाम फ्लेक्सिबल है। वहां पे आज भी अगर आपके बड़े सरदारों ने फैसला करना है और जब पैसे आने हैं, जब एनएफसी अवार्ड भी आना है, तो वो आखिरी अवाम तक नहीं पहुंचना, अवाम तक वो पैसे नहीं पहुंचते सर। अगर वहां पे आज भी ये जो थोड़ा सा आप देखते हैं ना अनसर्टेनिटी है, तो उसकी रीजन ये है। तो इसी तरह अगर रेकोडेक 2028 से प्रोडक्शन शुरू कर रहा है और 2028 से प्रोडक्शन शुरू होती है $2.5-3 अरब की, जिसका मतलब ये है कि कम से कम $1 अरब या तकरीबन $1 अरब वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास इस सूरत में जाना शुरू कर देगा। तो इट्स अ ह्यूज ऑफ अमाउंट ओनली फ्रॉम वन सोर्स। तो ये तो आपसे कोई पंजाब भी नहीं छीन रहा, सिंध भी नहीं छीन रहा, केपीके भी नहीं छीन रहा, ये तो आपके लोकल रिसोर्सेज है। इसका बेनिफिट अपने लोकल्स को तो दे दे, उन लोगों को तो दे दे जो वहां पे रहना मुश्किल है, लैंड बड़ी मुश्किल है, हालात बड़े मुश्किल है, वी अंडरस्टैंड इट। लेकिन उसके बावजूद स्कैटर्ड आबादी हैं, उनको एक जगह पे कंबाइन किया जाए, लोगों के लिए स्कूल बनाना। अब ये स्कूल तो फेडरल सब्जेक्ट नहीं है, ये तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। कम से कम इसको तो प्रोविंशियली ट्रीट कर ले। यहां तक कि लॉ एंड ऑर्डर भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया हुआ है, आप उसको वैसे अच्छा, तो अफान साहब, ये जिस तरह आमिर साहब ने बात की मिनरल्स की और रेकोडेक की खास तौर पर, ये रेकोडेक की प्रोडक्शन जो हमारी इतलात है वो 2028 तक वहाँ पे डिगिंग शुरू हो जाएगी, 27-28 तक, और उसके बाद प्रोडक्शन कब शुरू हो जाएगी? डिगिंग तो शुरू है, इट विल स्टार्ट टू अर्न मनी फ्रॉम 2028। शायद इसी तरह हमें जो ब्रीफिंग दी गई थी उसमें ये बताया गया था कि रेकोडेक प्रोडक्शन जो है उसकी, जो कि एक ऐसा मटेरियल जिसकी एक वैल्यू है, ठीक है, वो जो है प्रोसेस होके 2028 तक जो है वो एक्सपोर्ट होना यहाँ से शुरू होगी। तो वो जब एक्सपोर्ट होने के लिए वहाँ पे मिनरल्स निकाल लेंगे वो, तो उसको गवादर के साथ रेकोडेक को लिंक करेंगे या कराची के साथ लिंक करने का मंसूबा है? फिलफोर इन्होंने इसको प्लान में शामिल किया था पोर्ट कासिम को, लेकिन अब जो है वो इस मंसूबे में थोड़ी सी तब्दीली कर दी गई है, और वो तब्दीली ये है कि वहां से एक रोड जो है वो प्लान किया जा रहा है और एक रेलवे ट्रैक प्लान किया जा रहा है जो कि सीधा गवादर आएगा और गवादर से चला जाएगा निकल के, क्योंकि गवादर से इसको ट्रांसपोर्ट करना जो है वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होगा कराची से। अच्छा, गवादर ज्यादा बेहतर रहेगा कराची की निस्बत? जी, मैंने जमाली साहब जो इसके सीईओ हैं, मैंने उनसे ये सवाल किया था, तो उन्होंने उस पर कहा कि जी अभी तक की हमारी इत्तलात यही थी, लेकिन हमें ये पता चल गया है कि इसको गवादर के थ्रू भी करना है। तो अब मीनवाइल उसके रोड्स की के टेंडर्स की और उसकी क्या पोजीशन है वो अभी तक स्कोप उसका क्लियर नहीं है, तो वो जैसे क्लियर होता है तो इंशाल्लाह वो भी जो है वो सबको बता दिया जाएगा। अच्छा जी आमिर साहब, जी करना चाह रहा हूँ, देखिए वहां से एक रेलवे ट्रैक लाया जा रहा है जो पोर्ट कासिम तक 957 किलोमीटर का, और उस पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है। दैट इन्वेस्टमेंट इज आल्सो फॉर $2 point something billion। व्हाई नॉट कि उससे बहुत इजी एक्सेस है गवादर।
अगर आपने सारा लोड सिर्फ पोर्ट कासिम को या कराची के इर्द गिर्द की पोर्टों को देना, देन व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? आपके पास तोहफा है ये एक अपना हुर्मुस में, और दैट इज गवादर। अगर आपके पास ये तोहफा है तो आप इसको इस्तेमाल करें, आप इसको इस पे ट्रांसपोर्टेशन करें। आप बजाय इसके कि गवादर वहां से रिकॉर्ड से कंपैरेटिवली वेरी क्लोज है, आप उसे घुमा फिरा के अगर फिर दोबारा केआईसीटी पे या पोर्ट कासिम पे ले आएंगे, तो मैं नहीं समझता कि दिस इज अ वेरी वाइज डिसीजन। ये गवर्नमेंट को कुछ रिव्यू करना चाहिए। और जहां जहां से कुरैश साहब, मैं थोड़ा सा, जहां जहां से ट्रेन गुजरती है ना हनीफ कमर साहब, जी। वहां पे हमेशा तरक्की होती है। आपने जिस इलाके को तरक्की देनी है ना, वहां से या ट्रेन गुजार दे या रोड गुजार दे, आपको पता चलेगा वो इलाका तरक्की करना शुरू हो गया है। तो वो रास्ता जो आप रोड़ी तक या इधर से लेके आ रहे हैं और फिर उसे सिंध के अंदर से गुजार रहे हैं, तो व्हाई नॉट आप उसे बलूचिस्तान के अंदर से गुजारें, ताकि लोकल्स, जब हमेशा मेरा एक लफ्ज है कि गिव अ बेनिफिट टू द लोकल्स। अच्छा, एग्जैक्टली ऐसे ही है। आप पूरी दुनिया में जो भी तरक्की याफ्ता शहर जो बने हैं, जो मुल्कों ने तरक्की करी है, उन्होंने सबसे पहले अपने लोकल्स की फलाह व बहबूद पे काम किया है। अच्छा, आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से मेरा एक सवाल है, आप वन बाय वन उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सेमिनार बड़े होते हैं, मुज़ाकरे, डिबेट, डायलॉग, बड़ी एक खूबसूरत तस्वीर पेश की जाती है सी पैक की, बलूचिस्तान की, मिनरल्स की जो डेवलपमेंट हो रही हैं वो भी बड़ी बयान की जाती है। लेकिन जब ग्राउंड पे जाके जायज़ा लेते हैं, मसलन एक माइंस का ही मैं करता हूँ जिक्र, कोयले की माइंस बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पे बड़े लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आज भी आप जाके वहाँ देखें, वही पुराना, सदियों पुराना तरीका है उसकी डिगिंग का, कोई जदीद टेक्नोलॉजी नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं वहाँ पे, और आम लोग जिनकी वो माइंस हैं वही कर रहे हैं। हुकूमत का वहाँ पे कोई फैसिलिटेशन नज़र नहीं आती उस बिज़नेस को अपग्रेड करने के लिए, उसकी एक्सपोर्ट करने के लिए, उसकी वैल्यू एडिशन के लिए। कोयला जिसको हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, वो ब्लैक गोल्ड बस इसी तरह ही है, वो सदियों पुराने रवायती तरीक़ों से निकाला जा रहा है। कल परसों मेरी एक माइंस के जो ऑनर है उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि यार सड़कें तक नहीं है, ऐसे ऐसे इलाके हैं कि वो कोयला हम निकालते हैं, बारिश हो जाए तो 10-10 दिन वहाँ पे ट्रांसपोर्ट ही नहीं चल सकती, तो कोयला हम कहाँ से लेके आए? कोई वैल्यू एडिशन नहीं, जैसा निकलता है वैसा ही हम राह शक्ल में आगे बेचने पे मजबूर हैं। वो ब्लैक गोल्ड जो है वो कौड़ियों के भाव दे रहे हैं। तो ये सूरत हाल है, और दूसरी साइड पे दावे और वादे और वो सेमिनार, कॉन्फ्रेंसें, ये है। अनीक साहब, इसमें जो है ना, इसमें अगर कहीं पर हुकूमत की थोड़ी सी जो है वो कोताही है, तो इसमें जो माइन ऑनर्स है ना, उनकी भी कोताही है। जैसे कि आपके साथ आमिर साहब मौजूद हैं, वो लाहौर चैम्बर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ के इंडस्ट्रीज के जो इशूज हैं वो गवर्नमेंट तक पहुँचाना आमिर साहब का काम है, और उसमें कई हद तक, काफ़ी हद तक ये उसको चीज़ों को एड्रेस भी कर लेते होंगे। इसी तरीके से जो गवादर के मसाइल हैं आबाद की तरफ से जो है वो मैं एड्रेस कर लेता हूँ। तो इनकी जो माइंस की जो एसोसिएशन है, तो मेरे ख्याल मेरी इतलात के मुताबिक तकरीबन के वही कोई 15 अलग अलग एसोसिएशन है। तो सबसे पहले अगर ये कोई इस पर आएंगे और अपना कोई एक एजेंडा लेके वज़ीर आज़म से बात करेंगे या दीगर इदारों से या अथॉरिटीज से बात करेंगे, तो ही मसाइल का हल निकलेगा ना। देखें, कहीं कहीं पर मैं बड़ी माजरत के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, और मेरी बात किसी को बुरी लगती है तो मैं उस पर पहले से माजरत ख्वाह हूँ, कि कहीं कहीं पर ना लोगों ने जो है वो खुद साख्ता तौर पर ना चीज़ों को मुश्किल किया हुआ है और उस पर वो काम करना नहीं चाहते। यानी उनको डर सिर्फ ये है कि कहीं आया कि गवर्नमेंट जो है वो कोई ऐसा प्लान ना लेकर आ जाए कि उसमें कुछ हमें भी साथ में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाए। तो इस डर से जो है ना लोग उसी चीज़ों पे गुजारा करते हैं, और जब उनसे बात होती है तो वो शिकवा करके गवर्नमेंट के ऊपर जो है ना वो सारा मलबा डाल देते हैं। ऐसा नहीं होता सर, कुछ चीज़ों को हाईलाइट भी करना होता है। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, उस साइड पे भी प्रॉब्लम है, लेकिन गवर्नमेंट पे भी अब जो माइंस के मिनिस्टर हैं, हम बार बार उनको दावत देते हैं कि आप आएँ, आप आके अपनी बात तो करें टीवी पे, लोगों को बताएं तो सही। लेकिन वो माइंस के मिनिस्टर जो हैं वो 10 मिनट का वक्त नहीं निकाल सकते किसी भी फोरम पे आने के लिए। और जो माइंस के मालकान हैं उनसे जब बात होती है, वो कहते हैं कि जो माइंस एंड मिनरल का डिपार्टमेंट है बलूचिस्तान गवर्नमेंट का, उसका काम सिर्फ हमारे से टैक्स लेना है, इसके अलावा कोई काम नहीं है उनका। तो ये भी तो हकायक है ना जी। बेहतर है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। आमिर साहब का पॉइंट इस पे देखें, क्या ले लें आमिर साहब से, क्या आमिर साहब क्या सर देखिए हनीफ साहब, पहली बात ये कि आपने कहा जी सेमिनार होते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं,
एक कहावत है कि 10 मीटर्स आर अ सक्सेस फॉर अ 1000 किलोमीटर जर्नी। आप 10 मीटर्स चलें उस साइड पे, आप चलना शुरू कर दें, आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे जरूर। तो मैं इस चीज का कायल हूं, सेमिनार हो रहे हैं इसका मतलब है कुछ हो रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं कुछ हो रहा है, हो हम रहा आगे जरूर बढ़ रहे हैं, भले ही हमारी रफ्तार सुस्त है। मैं ना उम्मीद नहीं हूं, मैं हनीफ साहब बड़ा पुरुमीद हूं। अब दूसरा, आपने जो क्वेश्चन था आपका कि जी इसके जो माइंस हैं, उसके जो ऑनर्स हैं, वो कहते हैं जी हमें फैसिलिटेशन नहीं मिल रही। बात ये है कि मैं एक सवाल करता हूं कि उस माइन से जो कोयला निकल रहा है, उससे जिप्सम निकल रहा है, ये जो भी निकल रहा है, जब वो प्राइवेटली निकाल रहा है और उसकी इनकम वो अपनी जेब में डाल रहा है, जब वो अपनी ही जेब में डाल रहा है, क्या उसने गवर्नमेंट को उसमें एंगेज करने की कोशिश की? क्या उसने ये सोचने की कोशिश की कि मैं माइंस एंड मिनरल्स के किसी डिपार्टमेंट के पास जाऊं जो मुझे ये कहे कि हाँ जी ठीक है, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, आप हमसे 10%, 15%, 20% का कोई इंसेंटिव आप ले लें। फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट आपको वहां से 100 किलोमीटर की सड़क तो बना दे। भाई वो सड़क बना दे, वो आपकी प्राइवेट माइन है। दुनिया में ऐसा नहीं होता हनीफ साहब। हम लोग गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट हर तरह की फैसिलिटी हमारे डोर स्टेप पे पहुंचा दे, जबकि हम उस पे कोई भी एक्सपेंस करने के लिए तैयार नहीं होते। सर आपके आज तक आपकी इनकम के मुताबिक टैक्स की रेशो, मैं एक एग्जांपल ये इससे रिलेट करती है, मैं इसको बाहर नहीं निकाल सकता। आज तक आप 10% में नहीं पहुंच सके अपनी जीडीपी के। सर दुनिया अच्छा, में कम से कम आमर आपके साहब, सर, सर मेरी गुजारिश है सर, इसी जी तरह ये जो माइंस वाले हैं ये कहते हैं जी कि हम फैसिलिटेट नहीं हो रहे। भाई फैसिलिटेट आप हो जाओगे, आप गवर्नमेंट को ये तो आओ पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप में ही ले आओ उनको, इस कॉन्सेप्ट को पीपीपी में ही समझ लो, उस पे समझते हुए कि अच्छा जी गवर्नमेंट कितना बेनिफिट लेती है या पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप कितना बेनिफिट लेती है, और इसकी डेवलपमेंट से लोगों को क्या फायदा हो सकता है। हम पता है क्या करते हैं, हमने एक मुर्गी पकड़ी होती है, दूसरी हमने जो है ना वो स्टैंड बाय रखी होती है, तीसरी भले ही बासी हो जाए हम किसी को खाने के लिए नहीं देते, हम कहते हैं पड़ी पड़ी खराब हो जाए, हमने देनी किसी को नहीं है। तो खुदा के लिए अपने अवाम को भी चाहिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करे, ये तमाम चीजें बांट के खाने वाली हैं। आपके पूरी माइंड का प्रॉफिट मैंने ही लेना है, लेकिन इस पे इन्वेस्ट गवर्नमेंट करे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे। ऐसा नहीं होता हनीफ कमर साहब, ये शिकायतें भी गलत शिकायतें हैं। जनाब अफ़ान कुरैशी साहब और आमर अली साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बलूचिस्तान के हवाले से, गवादर और सी पैक के हवाले से इस खसूसी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।